Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today's topic is crisis and crisis prognoses. So we will discuss about its definition, type, sign and symptom phases. ठीक है, चलते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो साइकेट्री का, तो उसको देखिए और सारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ आ रहा होगा कि क्राइसिस क्या होता है। लाइक कभी भी पास्ट में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होना is like that. And crisis is a state of disequilibrium resulting from the interaction of an event with the individuals uh, of or family coping mechanism which are inadequate to meet the demand of the situation, combined with the individual's family's perception और द मीनिंग ऑफ द इवेंट। टेलर कितने दी थी 1982 में ये डेफिनेशन। ठीक है, सो टेलर ने 1982 में डेफिनेशन दी थी और क्राइसिस को बताया है कि ये एक डिसइक्विलिब्रियम होता है। जब भी किसी के लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं और उससे धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करते हैं। बट क्राइसिस कब आ जाती है, ये स्टेट कब आती है? जब वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है, वो कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ नहीं कर पाए सही से और लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो सही से नहीं हैंडल कर पाए, तो उस टाइम पे उसके लाइफ में क्राइसिस आता है। दैट इज़ कॉल्ड अ क्राइसिस। जब वो अपनी जो डिमांड है, आगे की जो डिमांड है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा। लाइक जो होना है लाइफ में वो हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, बट आगे की जो लाइफ है उसको वो नहीं जी पा रहा है सही से। उसमें जो टास्क होते हैं डेली रूटीन के, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज़ क्राइसिस कि अपनी जो स्टेट है डिसइक्विलिब्रियम हो जाना किसी भी रिजल्ट, किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से। ठीक है, जिस कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ नहीं कर पाना सही से, जिसकी वजह से आगे की जो टास्क है, परफॉर्मेंसेस है, वो कंप्लीट नहीं होंगे। सो दिस इज़ क्राइसिस। क्राइसिस प्रोनेंसिस क्या होता है? हेनरिक ने 1985 में बताया था कि सजेस्ट दैट सर्टेन इंडिविजुअल आर मोर प्रोन टू क्राइसिस। ठीक है, उसने बोला था कि कुछ लोग होते हैं जो क्राइसिस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे कि मोर देन अदर। ठीक है, इंडिविजुअल जो होते हैं कुछ, जैसे कि जो कि डिससेटिस्फेक्शन, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिए हुए हैं कौन से लोग हैं जो क्राइसिस प्रोनेंसिस में आते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में क्राइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो डिससेटिस्फेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो अपने एम्प्लॉयमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, सो उनकी लाइफ में क्राइसिस आने के चांसेस रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ अनरिजॉल्व क्राइसिस, या फिर कोई उनके पास्ट में कोई एक बार वो क्राइसिस से जूझ चुके हैं तो भी हो सकता है। सब्सटेंस एब्यूज़ है। ठीक है, पुअर सेल्फ स्टीम है। डिफ़िकल्टी इन कोपिंग विद एवरीडे सिचुएशन, जो हमारी लाइफ में एवरीडे सिचुएशंस आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो उससे अगर वो जूझ नहीं पा रहा है सही से, पुअर सेल्फ स्टीम है, तो भी हो सकता है कि क्राइसिस वाली सिचुएशन आ सकती है। अलोफनेस एंड लैक ऑफ केयरिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सुपरफिशियल रिलेशनशिप विद अदर्स, लाइक रिलेशनशिप दूसरों से सही नहीं है तो भी क्राइसिस आने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन जिसको कि क्राइसिस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि हेनरिक ने बताया था 1985 में। ठीक है, सो डेफिनेशन एंड क्राइसिस प्रोनेंसिस हो गया। अब चलते हैं टाइप ऑफ क्राइसिस। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्राइसिस। लाइक फर्स्ट इज योर सोशल क्राइसिस, देन सिचुएशनल क्राइसिस, देन एक्सीडेंटल क्राइसिस एंड मैचुरेशनल क्राइसिस। सो मैचुरेशनल क्राइसिस क्या होता है? Maturational crisis is a stage in a person's life where adjustment and adaptation to new responsibility and life pattern are necessary. The transition point where individuals move into successive stage or and generate is equilibrium. Individuals are required to make cognitive and behavioral changes and to integrate to physical changes that accompany development. The transitional period or event that are most commonly identified as having increased crisis potential are adolescence, marriage, parenthood, midlife and retirement। ठीक है, सो मैचुरेशनल क्राइसिस का आपने पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया और एग्जाम्पल भी पढ़े। सो ये होता क्या है? जो मैचुरेशनल क्राइसिस एक ऐसी स्टेज होती है जो कि हर एक पर्सन की लाइफ में आती है। क्राइसिस नहीं आती, बट जो मैचुरेशन वाला पीरियड है वो सबकी लाइफ में आता है, बट कुछ लोग उससे डील कर जाते हैं, उसमें अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बट कुछ लोगों के लाइफ में क्या होता है कि उसको अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होती है और अडेप्टेशन सही से नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे वो क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। जो उसके लाइफ में इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो नहीं होता है और डिस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है। जो भी
उसकी लाइफ में हो रहा है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता, या उसमें अडप्ट नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ये सिचुएशन आती है। ठीक है, जो ट्रांजिशनल पीरियड और इवेंट दैट आर मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड इन दिस आर लाइक एडोलेसेंस, ठीक है, मैरिज होना, पेरेंटहुड, मिड लाइफ एंड रिटायरमेंट। तो उस टाइम पे जो क्राइसिस आता है वो आपका मैच्योरेशन क्राइसिस के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस क्या होता है कि सिचुएशनल क्राइसिस इज वन दैट इज precipitated by an anticipated stressful event that created disequilibrium by threatening one's sense of biological, social or psychological integrity। ठीक है, example of event that can precipitate situation crisis are premature birth status and role changes, death of loved one, physical or mental illness, divorce, change in geographical location और poor performance in school। So like किसी situation की वजह से जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं लाइफ में, वो होता है आपका सिचुएशनल क्राइसिस। लाइक किसी की लाइफ बहुत सूदिंग चल रही है और उसमें किसी की डेथ हो जाती है, जो कि लव्ड वन है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो क्राइसिस होगा दैट विल कम अंडर द सिचुएशनल क्राइसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाना, दैट इज सिचुएशनल क्राइसिस। जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गया, ठीक है, डाइवोर्स होना, मेंटल इलनेस होना, मेंटल स्टेबिलिटी पहले कुछ और थी, अब उसका सिचुएशन कुछ और है, अब मेंटल स्टेबिलिटी कुछ और है। सो दिस ऑल विल कम अंडर द सिचुएशनल क्राइसिस। नेक्स्ट इज अ सोशल क्राइसिस। तो सोशल क्राइसिस क्या होता है कि इट इज़ एंटिसिपेटेड, अनकॉमन एंड एंटिसिपेटेड एंड रिजल्ट इन मल्टीपल यूजेस एंड रेडिकल एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, सोशल जो सोसाइटी में जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है ये उससे रिलेटेड है। लाइक मास किलिंग होना, बहुत कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे वॉल्केनो रप्चर हो गया, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसी गैसेस हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं जो कि कंटामिनेट कर रही हैं बहुत लार्ज एरिया को, वॉर हो गई। सो ये सारा आपका सोशल क्राइसिस में आएगा। इन दिस टाइप क्राइसिस इज अनलाइक मैचुरेशन एंड सिचुएशनल क्राइसिस बिकॉज इट डज नॉट अकर इन लाइफ ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, सो दिस इज योर सोशल क्राइसिस। नेक्स्ट है क्राइसिस के फेजेस होते हैं। जब भी पेशेंट पर्सन कोई भी होता है जो क्राइसिस में जाता है, जिसको भी क्राइसिस होता है, और लाइक चाहे वो मैचुरेशनल क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, एक्सीडेंटल क्राइसिस हो, ठीक है, या फिर आपका सिचुएशनल क्राइसिस हो, तो हर एक पर्सन की लाइफ में जब भी क्राइसिस आता है तो क्राइसिस के कुछ फेज़ होते हैं जिससे वो डील करता है और आगे निकल जाता है। ठीक है, सो वो जो फेजेस हैं उसमें आपके 4 फेज़ आते हैं, 4 फेज़ आते हैं, और फेज़ को हमने डिवाइड किया है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 में। सो जो आपका फर्स्ट फेज़ होता है, फर्स्ट फेज़ जो होता है इसमें परसीव थ्रेट एक्ट एज प्रेसिपिटेंट दैट जनरेट इंक्रीज एंजाइटी। अब जो फर्स्ट फेज़ होता है इसमें जो पर्सन है वो क्या करता है कि थ्रेट को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, क्राइसिस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, और जो उसकी नॉर्मल कोपिंग स्ट्रैटेजीज है जो कि वो अपनाता आ रहा है उसको ही अपनाता है। ठीक है, उसको ही अपनाता है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया तब तो क्राइसिस वहीं रिजॉल्व हो जाएगा, पर्सन अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। बट अगर वो रिजॉल्व नहीं होता, अनसक्सेसफुल हो जाता है पर्सन अपने क्राइसिस कोपिंग मैकेनिज्म को अपनाने में, तो ये आपका सेकेंड फेज़ में चला जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट फेज़ में इंसान जो है क्या करता है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है, अपने नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रैटेजी जो भी है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, अपने आप क्राइसिस से जूझने की कोशिश करता है। सो अब आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है कि जो पर्सन है वो क्या होता है कि पहले अपने कोपिंग मैकेनिज्म उसने फर्स्ट में अपना लिए, बट वो इनइफेक्टिव रहे, ठीक है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तब वो तो फर्स्ट सेकंड फेज़ में आए हैं। सो वो फर्स्ट से सेकंड फेज़ में आ चुका है, इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म हो चुके हैं। सो लीड फर्दर डिसऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, द इंडिविजुअल ट्राई टू कोप द सिचुएशन इन द रैंडम फैशन। ठीक है, अब वो क्या करता है, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। कुछ कोपिंग मैकेनिज्म जो उसने पहले अपनाया वो उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो कुछ भी वो नए कॉपिंग मैकेनिज्म को अपनाने की कोशिश करता है, बाहर से हेल्प लेने की कोशिश करता है। ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट करता है, मल्टीपल अटेम्प्ट करता है, बार बार अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, आउटसाइड से हेल्प लेने की कोशिश करता है कि जो भी उसका क्राइसिस है वो दूर हो जाए, उससे वो ठीक हो जाए। बट अगर वो यहाँ पर भी क्राइसिस को अडप्ट करने में सही हो जाता है, मतलब अगर क्राइसिस वाली सिचुएशन से निकल पाता है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर लेता है, अपने कोपिंग मैकेनिज्म का सही से यूज़ कर लेता है, सफल हो जाता है, तो फेज़ 2 तक वो ठीक हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर नहीं होता तो क्या होगा, वो फेज़ 3 में इंडिविजुअल एंटर कर जाएगा। नाउ फेज़ 3 में क्या करेगा, वो रीडिफाइनिंग करेगा, जो भी उसकी क्राइसिस की प्रॉब्लम थी उसको रीडिफाइन करेगा। ठीक है, रीडिफाइन द क्राइसिस इज अटेम्प्टेड बाय द इंडिविजुअल इज मोस्ट अमेनेबल टू असिस्टेंस इन दिस फेज। ठीक है, जो भी उसका प्रॉब्लम था उसको रीडिफाइन करेगा, दोबारा से उसको समझेगा क्या प्रॉब्लम थी, न्यू प्रॉब्लम मेजरिंग सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज़ करता है एंड रिटर्न टू क्राइसिस लेवल फंक्शनिंग में अकर। प्री क्राइसिस लेवल हो सकता है कि यहाँ पर जो भी वो कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करेगा उसके बाद वो प्री क्राइसिस लेवल वाली स्टेज में आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी थर्ड स्टेज के बाद भी जब वो कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करता है और कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करने के बाद भी अगर उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होती है, सॉल्व नहीं होती है, तो वो फोर्थ फेज़ में चला जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो अपना प्री क्राइसिस फेज में चला जाता है। और यहाँ पर इफ़ द प्रॉब्लम सॉल्व इज अनसक्सेसफुल, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर अनसक्सेसफुल रहेगा तो क्या होगा कि पर्सन फोर्थ फेज़ में एंटर कर जाएगा। अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो प्री क्राइसिस वाली फेज़ में चला जाएगा। नेक्स्ट है फेज़ 4। फेज़ 4 जो होता है सीवियर और पैनिक लेवल, सीवियर टू पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी होती है इसमें, विद प्रोफाउंड कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अकर, रेफरल फॉर दी ट्रीटमेंट रिसोर्सेज इफ़ नेसेसरी। अगर नेसेसरी है तो ट्रीटमेंट की भी नीड होती है। और दिस इज़ फोर्थ फेज। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है पेशेंट का, सीवियर टू पैनिक एंजाइटी लेवल होता है। तो क्राइसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्राइसिस के जो साइन एंड सिम्टम है इसमें जो द मेजर फीलिंग इन द क्राइसिस सिचुएशन इज एंजाइटी। पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो होगी पर्सन को वो एंजाइटी होती है। जो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बर्डन का फील करता है, हैवी बर्डन फील करता है, और फ्लोटिंग और फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। द एंजाइटी बी मैनिफेस्टेड थ्रू डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, एंगर, गिल्ट, विक्टिम टू अटेम्प्ट गेट रिड ऑफ एंजाइटी। सो उसको ये सारी चीज़ें, गिल्ट होना, एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, द इंडिविजुअल में बिकम इनकेपेबल ऑफ इवन टेकिंग केयर ऑफ हिज डेली नीड्स। ठीक है, जो भी उसकी डेली नीड्स होती हैं उसको भी वो कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं सही नहीं हो पाता। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको नहीं फॉलो कर पाता है। जो इंडिविजुअल है ब्लेम करता है दूसरों को, जो भी उसके साथ हो रहा है उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना। सो ये सारी चीज़ें क्राइसिस के अंदर आती हैं साइन एंड सिम्टम्स में। नाउ जो फेजेस मैंने आपको बताया, 4 फेजेस बताए, 4 फेजेस जो मैंने आपको बताया वो दिए थे आपके कैप्लन ने। कैप्लन 1964 में 4 फेज़ बताए थे जो कि मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपके साथ। फेज़ फर्स्ट में क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, थ्रेट को परसीव करता है, परसीव करने के बाद नॉर्मल कॉपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करता है। अगर अनसक्सेसफुल होता है तो फेज़ 2 में जाएगा। फेज़ 2 में आने के बाद वो क्या करता है कि बाहर से अटेम्प्ट लेना स्टार्ट करता है, आउटसाइड हेल्प लेता है, बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म को रैंडमली चूज़ करता है और यूज़ करने की कोशिश करता है कि ऐसे नहीं, शायद ऐसे मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस तरीके से। बट अगर यहाँ पर भी वो सॉल्व नहीं होती तो वो फेज़ 3 में जाएगा। अगर सॉल्व हो जाएगी तो प्री क्राइसिस वाली स्टेज में चला जाएगा। फेज़ 3 में क्या होता है कि इसमें अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा से समझेगा, स्टार्टिंग से रीडिफाइन करेगा, और रीडिफाइन करने के बाद न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज़ करेगा। अगर यहाँ पर सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम देन वेल एंड गुड, वरना वो फोर्थ स्टेज में जाएगा। फोर्थ स्टेज बहुत सीवियर स्टेज होती है, पैनिक वाली स्टेज होती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, तो हो सकता है यहाँ पर क्या हो, हॉस्पिटलाइजेशन की भी नीड पड़ जाती है अगर वो यहाँ पर भी रिजॉल्व नहीं कर पाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ द क्राइसिस, साइन एंड सिम्टम, एंड आपका टाइप्स ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।